हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों, ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ये बार्क एग्ज़ाम के लिए की है। तो इस सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर्स आपके हो गए हैं जिसमें मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लिए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है बच्चों कि हम सारे टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करा पाए। तो इसलिए बच्चों, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 99% श्योर है कि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैट्रिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, तो ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग उन लेक्चर्स को देख लीजिए जितने भी लेक्चर्स मैंने इस सीरीज़ के करवा रखे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से। ओके, तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द इमेजनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज v इज इक्वल टू 2xy प्लस 3y। द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज 0 एट द ऑरिजन एंड द वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एट 1 प्लस आयोटा इज। ठीक है, तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है आपके एग्जाम में तो इस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि कोई भी फंक्शन, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो वो आपका एनालिटिक कब होता है, और अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है लेकिन उसका एक ही पार्ट गिवन है, जैसे आपको पता होगा कि देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर बच्चों आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन रहता है एफ ऑफ एक्स वाई, ओके, क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा बच्चों तो वो एक्स वाई का ही फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं इस फंक्शन को तो इसको हम लिखते हैं बच्चों u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो ये जो एफ एक्स वाई है बच्चों ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जो यहाँ पे u है ये आपका आ जाता है यहाँ पे रियल पार्ट। ओके, और जो आपका v है बच्चों ये आपका आ जाता है इमेजनरी पार्ट। तो अब आपको जो कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे क्वेश्चंस वो आपको किस टाइप के मिलेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो क्वेश्चन अभी हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे आपके पास सिर्फ v गिवन है, मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक पार्ट होगा गिवन। यहाँ पे जैसे v गिवन है तो आपको u भी गिवन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट ही गिवन होगा, और आपको रियल पार्ट की हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं अभी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले हम क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, v गिवन है आपके पास, तो v की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। v इज़ इक्वल टू 2xy प्लस 3y। ओके, और आपको निकालना है बच्चों u की वैल्यू। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब तो एग्ज़ाम आपके काफ़ी पास है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सी आर इक्वेशंस क्या होती है, कॉची रीमांस इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसको बच्चों हम दो कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये आपको गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सी आर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड में, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, u आपको पता है रियल पार्ट होता है, v आपको पता है इमेजनरी पार्ट होता है। तो एक इक्वेशन तो बच्चों ये होती है सी आर इक्वेशंस, और दूसरी इक्वेशन भी लिख लेती हूँ यहाँ पे, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। ओके, ये इक्वेशंस 2 है बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशंस जो 2 है ये आपकी कहलाती है बच्चों सी आर इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आपको याद करना है कि सी आर इक्वेशंस पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो उसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी में मिलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो आप लोगों को बच्चों ये जो 2 इक्वेशंस है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे v गिवन है। ओके, अब हमें बच्चों v गिवन और हमें फाइंड आउट करना है डेल v अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं बच्चों हम लोग डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आती है, देख लो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2y। ठीक है ना, प्लस 3y 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, और इसके बाद हम निकालते हैं डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देख लो यहाँ पे आई थिंक 2x प्लस 3 आना चाहिए।
ठीक है ना। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी 2y आ गया, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू बच्चों आपके पास 2x + 3 आ गया, ठीक है ना। अब ये हम इसको नाम दे देते हैं, मैंने इक्वेशंस 3 बोल दिया और ये मैंने इक्वेशंस 4 बोल दिया, ठीक है। अब बच्चों हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि हमें पता ही है कि CR इक्वेशंस की हेल्प से ही हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों इसको देख लो आप लोग, क्या थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस, यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ मैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज़ इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है हमारे पास। यहाँ से मुझे निकालनी है बच्चों डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ से देख लो, ऐसे करा रही हूँ मैं इसको, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो कितनी है बच्चों वैल्यू, 2x + 3 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे ज़रा कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पे बच्चों डेल यू इज़ इक्वल टू 2x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये डेल एक्स आ जाएगा। अब बच्चों मैं बोथ साइड ले लेती हूँ इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस ले लो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, u इज़ इक्वल टू, इंटीग्रेशन सबको आता होगा आई होप, तो 2x² अपॉन 2 हो गया, और प्लस यहाँ पे बच्चों 3x हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास u की वैल्यू आई बच्चों x² + 3x, और एक हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों इक्वेशंस, इसको मैं 5th नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने निकाला डेल यू अपॉन डेल वाई की हेल्प से। यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ कर ली है, जिससे हमें इक्वेशन 5th मिली, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन है कॉची रीमांस की, उसके हेल्प से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन से बच्चों हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, क्या आई थी हमारे पास, डेल वी अपॉन डेल एक्स। बच्चों यहाँ पे देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास 2y आया है, ठीक है। साथ साथ में आप लोग नोटबुक में करते रहिए मेरे साथ। तो डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बच्चों 2y, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे पहले से इंक्लूड है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेते हैं। इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व करते हैं। तो डेल यू इज इक्वल टू यहाँ पे -2y डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। बोथ साइड हम इंटीग्रेशंस का साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ से देखिए इसको, तो u आपका आ गया बच्चों यहाँ पे -2y² अपॉन 2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास फाइनली -y², ठीक है। यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 6 नाम दे देती हूँ। तो इक्वेशन 5th हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड बच्चों, हाँ। तो इक्वेशंस 5th आपके पास ये हो गया, और इक्वेशन 6th आपके पास ये हो गया। अब आपको बच्चों u की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखोगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, यहाँ पे ब्लैक। तो u आपका हो गया बच्चों, आपको इक्वेशंस नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6 दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। और एक चीज़ बच्चों इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप u निकालते हो CR इक्वेशंस की हेल्प से। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 निकाला है, तो इन दोनों में से बच्चों जो टर्म आपको कॉमन मिलेगी उसको आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे, ठीक है ना। जैसे कि इक्वेशन 5th में आपका क्या है, x² + 3x, देख लेते हैं यहाँ पे, x² + 3x और प्लस c, ठीक है। और इक्वेशन 6th में आपका क्या है, -y² + c। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हो कि कांस्टेंट आपका दोनों जगह कॉमन है। तो जो चीज़ आपकी जो टर्म आपका दोनों जगह कॉमन होगा, तो उसको आप 2 बार नहीं लिखोगे, उसको आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे। जैसे यहाँ पे तो कांस्टेंट ही कॉमन था। अगर यहाँ पे बच्चों जैसे -y² है इक्वेशन 6th में, और अगर आपके पास इक्वेशन 5th में भी आपके पास -y² होता, तो आप इसको 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th से बच्चों हमें u की वैल्यू जो मिली है वो x² + 3x और -y², और यहाँ पे आ जाएगा +c, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका रियल पार्ट आ गया। अब ये रियल पार्ट तो आपका आ गया बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अब बच्चों थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक तो बच्चों हमारे पास कांस्टेंट है c, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा
ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमें बच्चों कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो कांस्टेंट को रिमूव हम तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन बच्चों यहाँ पे मुझे एक ही दिख रही है कि द फंक्शन इज 0 एट द ऑरिजिन। दैट मीन्स बच्चों अगर u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों कि एट ऑरिजन x एंड y इज़ 0, तो u भी आपका 0 ही होगा। अब देखिए बच्चों, ये आपका 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 3x मतलब 0 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x और y आपका 0 है। ओके और यहाँ पे देखो ना, एक बार दोबारा देख लेते कंडीशन, द फंक्शन इज मतलब जो u x y है वो 0 होगा बच्चों एट द ऑरिजन। तो ऑरिजन पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और फंक्शन इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कह रखा है कि द फंक्शन इज़ 0 एट द ऑरिजन। तो तीनों ही चीज़ बच्चों 0 हो गई आपके। तो यहाँ से आपको जो c की वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई आपको, c की वैल्यू आपको 0 मिल गई, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो u की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, c की वैल्यू आपके पास 0 आई है। तो अब हम यहाँ पे u x y लिख लेते हैं। तो कितना बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू 0 मैंने बता दिया, कैसे आई है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट। रियल पार्ट दैट मीन्स u which is a function of x and y of the function at 1 plus iota is। तो 1 plus iota is मतलब बच्चों अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये आपका इस टाइप का z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू भी बच्चों 1 है। तो u x y निकाल दो, यहाँ पे 1 1 पे वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा बच्चों और माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, आपके पास जो बच्चों वैल्यू आई है u x y की वो आपके पास आई है बच्चों 3। तो देखा आपने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें जो हमने यूज़ किए हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और उसमें कोई एक पार्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन था बच्चों आपके पास इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट की हेल्प से आप लोग कैसे रियल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पे आपके पास 2 इक्वेशंस बनती है, तो दोनों इक्वेशंस में जो पार्ट आपका कॉमन है बच्चों उसको आपको सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे अभी हमने देखा कि c आपका कॉमन था तो हमने सिर्फ एक ही बार लिया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई इस टाइप की बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन थी कि ऑरिजन पे आपका रियल पार्ट 0 ही है, तो कैसे आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, और कैसे यहाँ पे जैसे आपको पूछ रखा था कि 1 प्लस आयोटा पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 1 है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने बच्चों इसमें यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा 3, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।